क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो एक तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना है आपको, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व यहां पे तो लिखते हैं बेटा मास नंबर ए, और इधर लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये लिखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन में, या मिलियन पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन में। 40 का डिफरेंस रख लो, ये 40, ये 80, ये 120, ये 160 और ये 200। इधर 2 का डिफरेंस रख लो, 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत इसकी कहाँ से करते हैं वो जरा समझ दो, ठीक है। नहीं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे बनाता हूँ, आपको बता देता हूँ, बस 2, 4, 6 कॉन्सेंट्रेट करना, अभी बताता हूँ। मैं आयरन से शुरू करता हूँ। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होती है, सबसे ज्यादा होती है इसकी, ये सबसे मोर स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। 56 इसका मास नंबर होता है, तो 40, तो ये 60 होगा, 56 कुछ यहाँ होगा, और 8.8 होता है, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो 8.8 समथिंग कुछ यहाँ होगा बेटा, कुछ यहाँ बेटा। ये आयरन है Fe56। इधर की तरफ आयरन से लेके 170 तक, 56 से लेके 170 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट होती है, थोड़ी बहुत डिक्रीज होती है ना। तो 100 का लिख लेता हूँ, ये 80, ये इतना, तो ये 100 यहाँ कहीं होगा। इसका थोड़ा सा इससे कम होता है बेटा, थोड़ा सा कम कर दो ये। और फिर मैं सीधा यूरेनियम 238 लिख देता हूँ, उसका 7.5 के करीब होती है, तो ये 7, ये 7.5, तो कुछ यहाँ आ जाता है बेटा। 238 उसका होता है, 238 है ना। तो इसको मैं कुछ इस तरह से ले जाता हूँ बेटा ग्राफ को, है ना। 170 तक स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं बेटा, 170 तक स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। ये ग्राफ में स्टेबल है लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस तरह से 170 तक। इधर की तरफ आए तो 32 का थोड़ा सा कम होता है, इसका थोड़ा सा S32, इसका थोड़ा सा कम। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है बेटा, इसकी आयरन वाले की, ठीक है। तो ये समझो ऐसे 40 से लेके, समझो 40 से लेके 170 तक आपकी वो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। अब इसके बाद मैं बना दूं इधर कौन सा, S32 बना दिया मैंने। नीचे की तरफ ले जाएं थोड़ा सा, इसका ये एक आइसोटोप से ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 18, और ये जो है ऑक्सीजन 16 ज़्यादा स्टेबल होता है 18 से। 18 के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लेस स्टेबल होता है। कुछ इस तरीके से बना दूं, यहां पे ले आऊं इसको, नाइट्रोजन 14, और कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है, और कार्बन 6 और 8 के बीच में होता है, 8 से नीचे आ जाता है बेटा, कुछ यहां आएगा, ये 6C12 हो गया। और लिथियम और हीलियम में से देखें तो लिथियम 6 से भी नीचे आ जाता है, और ये 6 के ऊपर रहता है हीलियम 2He4, फिर इस तरह से एकदम नीचे ले आते हैं बेटा। इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नहीं जानते हो, ये जो 2He4 वाला है, ये 6C12 वाला है, इसके बाद 8O16 है ना, (7N14) भी कह सकते हो, और 8O16 और नियॉन 10, नियॉन 20, ये अपने नेबरिंग वाले न्यूक्लियाइयों से मोर स्टेबल होते हैं, नेबर वाले से मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनता है बेटा, ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको। चलिए, ये 27 का ए पार्ट हो गया हमारा, नहीं ए ही कर रहे थे। सो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से क्या मालूम पड़ता है, ये हमें पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व यूज्ड, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, इज यूज्ड टू कैलकुलेट
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। जानते हो दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, इसमें आइडिया मिलता है यहां से, एक फिजन का और एक फ्यूजन का। जो हैवी एलिमेंट है जिनका मास नंबर 170 से ज्यादा है, उनकी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉल होती है, कम होती है, इसीलिए वो लेस स्टेबल होते हैं। और लेस स्टेबल हैं तो ये ब्रेक होकर दो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाते हैं, जिससे उसके बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। और बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने का मतलब है रिलीज एनर्जी बढ़ गई, तो वो एनर्जी रिलीज बढ़ेगी। और जो दो लाइट न्यूक्लियाई हैं ये भी लेस स्टेबल हैं, क्योंकि इनकी भी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ये दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूजन करके एक मीडियम साइज का नेबरिंग स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो लाइट न्यूक्लियाई किसी नेबर वाले स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, उससे भी उनकी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। जब भी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े तो एनर्जी रिलीज होती है, तो दोनों रिएक्शन में एनर्जी रिलीज ही होती है। तो उस एनर्जी रिलीज को इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्यूजन और फिजन वाली रिएक्शन में, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन, सबसे मेन पॉइंट तो यही है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज मोर इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, more is the stability of the nucleus, stability of nucleus। बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगी वो मोर स्टेबल होगा। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए हैवी न्यूक्लियाई फिजन करके एक मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होकर बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाता है, जिससे मोर स्टेबल हो जाए। ऐसे ही फ्यूजन के लिए दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक नेबर वाला स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, जिससे बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप ये लिख सकते हो सिग्निफिकेंस, इससे ये सिग्निफिकेंस निकलता है 27 का ए। अगर इसमें बी में चले जाएं बेटा, हम बी का क्या कहता है वो बी वाला पढ़ते हैं। इसमें अब बी वाला पढ़ते हैं, टू न्यूक्लियाई विद लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्रॉम अ न्यूक्लियाई विद मोर बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो इसी की है, इसकी तो ज़्यादा ही है देखो, लेकिन फिर भी ये लेस स्टेबल होता है। लेकिन ये आपका इनकी बाइंड एनर्जी पर लोअर है, फ्रॉम अ न्यूक्लियाई विद मोर बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन। व्हाट टाइप ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन इज इट? तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें लिख दो बेटा आप इस तरह से, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। क्या लिखें? व्हेन टू न्यूक्लियाई with lower binding energy per nucleon combine to form with higher binding energy per nucleon. This is a nuclear fusion reaction। जैसे x प्लस वाई ये मिलके z बनाते हैं, ये दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके अपने से नेबर वाला स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है बेटा, बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। प्रोडक्ट की बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा और रिएक्टेंट की कम। फर्स्ट पार्ट हो गया। और चलते हैं, एक पेज ले लेता हूं, ये आप पूरा चेक कर चुके हो, ठीक। आगे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि वेदर द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स अनचेंज्ड। तो बेटा जब मास डिफेक्ट होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जब मास डिफेक्ट होगा वही एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर रिलीज होगी। उस रिलीज एनर्जी को हम बाइंड एनर्जी बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट में एनर्जी, टोटल मास जो है वो डिक्रीज होता है बेटा। तो हम लिख सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई
decreases. This is because some mass is converted into energy during the फ्यूजन प्रोसेस, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। बाई एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने का मतलब रिलीज एनर्जी बढ़ना। बाई एनर्जी पर न्यूक्लियन रिलीज एनर्जी होती है ना, ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस। तो टोटल मास डिक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस। तो हम यहां लिख सकते हैं mx प्लस my, ये ज्यादा होगा और जैसे z बनेगा तो कम हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आ जाएंगे। वो पूछ रहा है कि जानते हो जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज्ड एनर्जी रिलीज होती है। बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने का मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी जैसे ही मास डिफेक्ट हुआ तो उसके बदले में हमें एनर्जी रिलीज मिली अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कहता है कि मास और एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है होल यूनिवर्स में, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का। तो इसे एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, इसका मास और एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। अगर मास घटा है तो फिर वो गया कहां? तो वो हम कहेंगे उसके बदले में हमें एनर्जी मिली और वो रिलीज हो गई, तो रिलीज एनर्जी। बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने का मतलब वो एनर्जी रिलीज जो है वो एनर्जी रिलीज एनर्जी बढ़ गई है, रिलीज एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है, चलिए तो यहां पे पूछ रहा है डज द प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी और प्रोड्यूस एनर्जी? तो प्रोड्यूस होती है बेटा इसमें, सी वाले में लिख सकते हो आप द प्रोसेस प्रोड्यूस एनर्जी। दिस प्रोसेस produces energy because resulting nucleus is more stable, more बाई एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मोर स्टेबल एंड रिलीज्ड एक्सेस एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ द मास डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल न्यूक्लियाई and the final nucleus. According to आइंस्टाइन इक्वेशन E बराबर mc²। अब ये मत सोचना कि मास घट गया तो एनर्जी घट गई, ऐसा नहीं। मास और एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। अगर मास घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी और मास बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, है ना, ऐसे होता है। दोनों का सम कांस्टेंट रखना है, ठीक है। चलिए तो ये स्टेटमेंट आपका थर्ड हो गया। तो ये आपका 27 कंप्लीट हो गया।